न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है, और लगे भी क्यों ना। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन जो शुरू हो गया है। मोदी कैबिनेट में अब अगले 1 या 2 दिन में बदलाव हो सकता है। कई नेताओं को नई दिल्ली बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों को बदला जा सकता है और बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए। ऐसे में होने जा रहा ये बदलाव सबसे बड़ा माना जा रहा है, जो कि पहला बड़ा विस्तार होगा। एक अहम कारण यह भी माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह भारत में तबाही मचाई, उस दौरान केंद्र सरकार की छवि कुछ धुंधली सी हुई। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए काम को गति देने और सभी समीकरणों को ठीक करने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और दलीय समीकरण को भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ पर बड़ा और खास फोकस रहेगा। वहीं बिहार को भी तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में है। ऐसे में बिहार से सहयोगी दल को मौका मिल सकता है। वहीं अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को इस विस्तार से साधने की कवायदों के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम काम रद्द कर दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि मोदी 2 सरकार की अगली टीम में क्या बदलाव होगा, इसी पर करेंगे बात चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और बदलाव के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, और अब लगभग तय हो चुका है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। खबर है कि जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी जानी है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो उस वक्त से ही कहा जा रहा था जब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। सिंधिया अपने तमाम दौरे रद्द कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बहरहाल जिन नामों को लेकर चर्चाएं आम हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, वरुण गांधी, पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई सुशील कुमार मोदी, जेडीयू कोटे से आरपीसी सिंह, संतोष कुमार, भूपेंद्र यादव, दिनेश त्रिवेदी, पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव, ओडिशा से वैजयंत पांडा, गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे, महाराष्ट्र से नारायण राणे, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी। कैबिनेट विस्तार में यूपी पर खास फोकस रहने की बात भी की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से 3 या 4 केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह, सांसद पंकज चौधरी। इसके अलावा जिन नेताओं के नाम चर्चाओं में हैं, उनमें मध्य प्रदेश से अनिल जैन, राहुल कसवा राजस्थान, राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक, जामयांग तिसैरिंग नामग्याल लद्दाख। आपको बता दें, पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में फिलवक्त 53 मंत्री हैं और नियमों के मुताबिक ये संख्या 81 तक हो सकती है। 2019 में दोबारा सत्ता में आई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ बताया जा रहा है कि जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, उन मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया जा सकता है, और जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालयों का प्रभार है, तो उनका भार कम किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही जिस तरह कई राज्यों में राज्यपाल नए बनाए गए और मोदी के खास कहे जाने वाले थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, उससे साफ पता चलता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तय है और संभवतः बुधवार को विस्तार हो जाएगा। देखना यह है कि कौन से चेहरे शामिल किए जाते हैं, कौन नहीं। दूसरा, किसको कौन सा विभाग मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
कुल मिलाकर ये तो तय हो गया है कि मोदी 2 कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं 1 या 2 दिन में ये विस्तार हो सकता है, काफ़ी बड़ा बदलाव इसलिए माना जा रहा है कि मोदी 2 सरकार का पहला बदलाव है, पहला विस्तार है। खास इसलिए भी है कि 5 राज्यों में आगामी दिनों में यानी कि अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ा है चर्चा आगे बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ सिंह राजावत रहेंगे हमारे साथ, कांग्रेस नेता, और साथ में रहेंगे प्रवीण नापित बीजेपी प्रवक्ता, और इसके अलावा संदीप पुराणिक रहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। मेहमान तब तक जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगातार लगता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में महाराष्ट्र को तवज्जो देने की बात निकलकर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं बिहार को भी जो है तरजीह देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर खास फोकस यहाँ पर होता नजर आ रहा है, क्योंकि आगामी साल में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस नेता, आपका स्वागत है। प्रवीण नापी जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और संदीप पुराणिक वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मोदी 2 सरकार का पहला विस्तार, बड़ा विस्तार होने जा रहा है। काफ़ी कुछ इस विस्तार को लेकर जो है कवायद होती नजर आने लगी, और ऐसे में अटकलों का बाजार भी लगातार गर्म है। क्या कहेंगे इसे लेकर संदीप जी? संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संदीप जी से जब तक संपर्क होता है तब तक मैं रुक करता हूं सिद्धार्थ सिंह राजावत का। सिद्धार्थ सिंह जी, किस तरह देख रहा है मोदी 2 सरकार के विस्तार को लेकर, कैबिनेट में बदलाव को लेकर? देखिए, विगत आपने 2 साल का देखा होगा, 2 साल ले आया बड़ा, उससे जनता और जन में बड़ा आक्रोश था केंद्र की सरकार के प्रति। और आप देख रहे हैं कि आगामी आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, तो सबसे बड़ा संकट, एक तरफ संघ प्रमुख एक बयान देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम डीएनए एक है, उधर ही आनंद फानंद में जल्दी से जल्दी देखते हैं कि आप लोगों को फोन करके और तत्काल दिल्ली तलब करके और मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा साफ है कि कुछ जैसे मार्च 2020 में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तो उनको तो स्वाभाविक है, उनको पुरस्कृत करना है भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे कई ऐसे चेहरे जो असंतुष्ट थे, जो अंदर ही अंदर विद्रोह कर रहे थे, और उनमें आपस में काफी रोष था भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिस प्रकार से संघ है ना सर्वे करवा रहा है, संघ के सर्वे के मुताबिक आज भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं पे भी चुनाव या केंद्र का चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यही उनकी बौखलाहट और यही चिंता है। इसी चिंता के तहत चलते हुए ये सारे प्रायोजन किए जा रहे हैं। जी, चलिए, बिल्कुल। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बहुत अच्छे से आवाज मिल रही है। प्रवीण जी, बड़ा विस्तार होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, कई की छुट्टी हो सकती है, कई का भार कम किया जा सकता है, और दूसरे चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे बदलाव को लेकर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है जी। संवैधानिक दृष्टि से हर राज्य के चुनाव की तारीख अलग है जी, और सन अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो होते रहते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के काफी समय है, और चूंकि केंद्र की सरकार है तो समीकरण कहीं ना कहीं राजनीति में बनते हैं। जी, राजनीति में समीकरण बनते हैं, और राजनीति को इसलिए तो उसी को राजनीति कहते हैं। बिल्कुल, समीकरण बढ़ना और बिगड़ना, यही तो राजनीति है ना जी। अब ये कोई कहे कि विद्रोह हो रहे थे, ये मतलब ये राजनीतिक चूक है जी। किस समय पे हमको क्या बोलना है, यह राजनीतिक चूक हो जाती है। तो आदमी को समझदारी ये है कि हमको अभी कहीं मोहन भागवत जो विषय है, विषय क्या है? विषय ये है, केंद्र में मोदी की सरकार 2 दिन बाद फेरबदल कर रही है और नया मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। तो हमको इस पर यह बोलना चाहिए कि अगर किसी राज्य में कहीं असंतुलन हो रहा है, वहां पर संख्या ज्यादा है, संसदीय है, विकास का मामला है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि ये मोदी जी मंत्रिमंडल में कर रहे हैं। आप उसमें देखिए, मुंडे जी से लेके गोपीनाथ मुंडे जी की बच्ची वो यंग है, सिंधिया जी यंग है, इधर आपने मेनका गांधी के मतलब बेटे हैं, उनकी बात कही आपने। तो यह आप ये देखिएगा कि मंत्रिमंडल के अंदर समावेश कैसा रहेगा, युवा तो रहेंगे, साथ ही
जो हमको राह दिखाने वाले हैं, जिनका काफी नेता वो नरेंद्र चलिए, सिंह तोमर आपकी इस बात को देखकर यही कहूंगा मैं कि प्रवीण जी, कैबिनेट विस्तार के जरिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और दलीय समीकरण, जाति समीकरणों को साधने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। मैं एक बार रुक करूंगा संदीप पुरानी जी। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी, आ रही। जी संदीप जी, मोदी कैबिनेट में बड़ा विस्तार होने जा रहा है, पहला विस्तार है, 2 साल का कार्यकाल हो चुका है और कुछ खास और एक अलग अंदाज में इस विस्तार को देखा जा रहा है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए कंवर जी, एक चीज माननी पड़ेगी कि सरकार जब भी चलती है वो अपने चेहरे मोहरे को बदलती रहती है। जी। बीते दिनों में हम देखें तो कई समस्याएं आई हैं, चाहे कोरोना का प्रभाव देखा है हमने, महंगाई आ गई है, दीगर चीजें आई हैं। जी। इन स्थितियों में सरकार को, जनता को यह संदेश देना है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। जी। इसका प्रदर्शन 2 ही तरीके से होता है, या तो आपकी नीतियों के फैसले होते हैं या फिर आप अपने मंत्रिमंडल में नए नए लोगों को जगह देते हैं। वो किस तरह से काम कर रहे थे, आपको 2 अवसर मिलेंगे इस बार सरकार को। एक वो लोग जिनको ये कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए इनको हटा दिया, नए चेहरे वो जो नया परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस देश की सबसे बड़ी खूबी कहें या खामी कहें, हम लोग बहुत सी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। जो समस्याएं अभी गुजरे वक्त में निकली हैं उनसे भी लोगों का ध्यान हट जाएगा। जो ही नए मंत्री आएंगे, लोगों में चर्चा शुरू हो जाएगी कि ये विभाग सिंधिया को दिया गया, ये नए चेहरों को दिया गया। सरकार का स्वरूप बदलेगा, नीतियां बदलेंगी, काम का तरीका बदलेगा। ये एक बड़ा काम है और आप ये मान के चलिए कि सरकार को दौड़ते दिखना है तो उसको अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि वही बदलाव इस फेरबदल में नजर आएगा और चेहरा, सरकार का चेहरा भी आपको बदला नजर आएगा कि फिर युवा सरकार है। ये प्रधानमंत्री जरूर बुजुर्ग हो सकते हैं लेकिन जो सरकार का चेहरा होगा वो युवा नजर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल संदीप जी, मैं फिर रुक करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ जी, जिस तरह से बात की जाए, तकरीबन 2.5 साल का वक्त सियासी गलियारों में कुछ इस तरह से गुजरा है कि जब जब कोई सियासी बदलाव देखने को मिला तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र जरूर होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। किस तरह देख रहे हैं सिद्धार्थ जी इसको आप? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें तो आप ज्योतिरादित्य नाम मत लीजिए, सिर्फ सिंधिया नाम बोलिएगा। सिंधिया नाम आते 1857 से लगा के अभी तक के पूरे घटनाक्रम आप सामने आ जाएंगे और आपको उनकी महत्वाकांक्षाएं समझ में आ जाएगी। जिस समय वो गुना से अपने ड्राइवर से लोकसभा का चुनाव हारे थे उसी समय वो बौखला गए थे। और जितने भी राजे महाराजे हैं ये लोग सत्ता विहीन नहीं रह सकते, सत्ता के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोग सत्ता की इतने आदत पड़ जाती है इनको सत्ता की कि ये लोग सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। सीधे सीधे दिख रहा है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लाखों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़ा था, जिन्होंने हजारों लाखों रुपए खर्च करके झंडे बैनर पोस्टर लगाए थे, और जैसे ही उनको पद का मालूम चला उन सारे कार्यकर्ताओं को बिना तवज्जो दिए और अपना हवाई जहाज पकड़ के और दिल्ली चले गए। तो सिंधिया जी का ये जो स्वभाव है और स्वाभाविक है कि बीजेपी को उनको पुरस्कृत करना चाहिए। आखिरकार उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बना के दी है और जो उनका वादा था जो सरकार के साथ में उनको मिल रहा है, मैं तो बधाई देता हूँ सिंधिया जी को कि बहुत आपको मुबारकबाद हो, ऐसा जो आपको आज मंत्री बनाया जा रहा है। चलिए बिल्कुल प्रवीण जी, क्या कहेंगे? बिहार को भी तवज्जो मिलने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र से भी नेताओं को बुलाया गया है और उत्तर प्रदेश पर खास तरीके फोकस किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिंधिया का नाम तो चर्चाओं में पहले ही दिन से, जब से सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है और उसके बाद से जिस तरह से देखा जाए राकेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। क्या कहेंगे इसको लेकर प्रवीण जी? चाहे मध्य प्रदेश के मतलब किसी भी स्टेट का मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कुछ समय पूर्व उनको सूचना दे दी जाती है कि आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर करना जी। अब केंद्र मंत्रिमंडल का है तो यह जो आता है वो पीएमओ से जी। पीएमओ जो होता है प्रधानमंत्री ऑफिस से किनको शपथ लेनी किनको नहीं लेनी है वो वहां से सूचना आती है। जब सूचना आती है तो उसका पालन करना पड़ता है जी। मेरे फिर मित्र चुप गए बोलने में, जब पालन करना पड़ता है तो सारे कार्यक्रम रद्द किए जाते हैं और सीधे उनको हेडक्वार्टर तलब किया जाता है। तो जाके बहुत सी चीजें होती हैं राष्ट्रपति के यहाँ, बहुत सी चीजें भेजनी होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं और जो सरकार है या संगठन है उन नेताओं को उनसे चर्चा करना पड़ता है। कई बार राज्य मंत्री होता है, कई विषय कभी कैबिनेट होता है, कभी उस विषय को राज्यपाल भी होती है। राज्यपाल गहलोत जी हमारे राज्यपाल जी, और बड़ा बदलाव आज देखने को भी मिला है।
जी। मध्य प्रदेश के दो, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मध्य प्रदेश में 2 जगह चार्ज में थे, तो आज एक मुक्त हो जाएंगे, मंगूलाल जी बन जाएंगे, मध्य प्रदेश के नए गवर्नर होंगे। माननीय गहलोत जी नए गवर्नर होंगे, तो उनको बधाई। और मध्य प्रदेश के जो नए राज्यपाल आएंगे मंगूलाल जी, उनको बधाई। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह राजनीति में चलती है और चलती रहेगी। एक राजनीति में क्या होता है कि उनको मालूम है कि इनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो गया था, गहलोत जी का उम्र का वो हिस्सा भी हो गया था, तो उनको राज्यपाल बना और उन्होंने खुद भी इच्छा जाहिर की थी। मीनाक्षी लेखी पीएन लेखी की बहू है, देश के सबसे बड़े बहुत विधि के ज्ञाता हैं पीएन लेखी साहब, उनके परिवार से आती हैं मीनाक्षी लेखी, दिल्ली की सांसद है, नया चेहरा यूथ है। जैसे संदीप जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री भली उम्र दराज हो सकते हैं, और आपको ये देखिएगा नया लगदक चेहरे के साथ साथ यूथ, और उस जो इंडिया के जो नया इंडिया जो बार बार कहते हैं ना कि नया भारत, और नया भारत को कैसे विकासशील, कैसे देश को अग्रसर की ओर आगे लेके जाएंगे, कैसे युवाओं के लिए नई बात होगी, चाहे हम अंतरिक्ष में जाने की बात होगी, चाहे हम देश की राजनीति की बात होगी, देश की सीमाओं की बात होगी, देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात होगी, हम टेलीकॉम सेक्टर में जाएंगे, हम तमाम ऐसी चीजें हैं, पूरे के पूरे नए चेहरे आएंगे। अभी तो कुछ नाम आपने बोले हैं, मेरी मर्यादा है, प्रवक्ता हूं मैं, उस मर्यादा का मुझे पालन करना। मेरी जो जानकारी है कुछ नाम और हैं, वो बड़े नाम है, जब तक वो बड़े नाम है जो यहाँ रोकूंगा। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं अपने साथी प्रवक्ता जी से, नाटक जी से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बताया जैसे कि लेखी मैडम बहुत बड़े घराने से, बड़े खानदान से हैं, सिंधिया जी राजमहल से हैं, सभी दुनिया जानती है। क्या कारण है कि दलित व वंचित समाज से एक हमारे फुटगन सिंह कुलस्ते जी आते हैं और आपने मंत्रिमंडल से हटा दिया? क्या आपकी सरकार दलित विरोधी सरकार है? या आज आप देखिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर आज ही मुरैना में 3 बच्चियों के संग बलात्कार हो गया है। वहां पे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनकी चुप्पी है, शिवराज सिंह जी की चुप्पी है। पूरे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा है। कोविड के बाद जनता के पेट्रोल 110 रुपए चली गई और सरसों का तेल 180 रुपए, और आप आनंद फानंद में मंत्रालय का विस्तार कर रहे हैं। आपने इससे पहले कभी आपकी सरकार ने सुध ली क्या जनता की? या आपने महंगाई आज 60,000 करोड़ में आपने बिना रिफाइनरी बेचने का प्रस्ताव पारित कर दिया? तो क्या कारण है कि आप देश की संपत्ति बेचते जा रहे हैं और सरकार का विस्तार कर रहे हैं, जिससे जनता का, जिससे हमको 10,000 करोड़ का सालाना फायदा होता था, वो आप 60,000 करोड़ में। चलिए इसका जवाब ले लेता हूँ। बिपिन जी क्या कहेंगे? एक तरफ आप जनता को और मूर्ख बनाने के लिए और कैसे भी करके उनका आक्रोश दबाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करके फिर आप मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए और दोबारा से जनता की। चलिए बिपिन जी क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी की इन बातों को लेकर, इन सवालों को लेकर? वो अगर शांत हो जाए, जी शांत हो जाए, जी प्रवीण जी, मैंने इनके जब ये बोले हैं तब मैंने ये कहा कि इन्होंने शब्दों में चूक की। मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने अपने बोलने से पहले फिर चूक की। मतलब आज आप मन बनाकर बैठे हैं कि जी? फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री हैं, माननीय थावर चंद जी गहलोत जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको राज्यपाल बनाया। दूसरी बात 180 रुपए का तेल है, ये निकृष्ट विपक्ष है। क्यों सड़क पे नहीं आ रहा है सरकार के खिलाफ? आना चाहिए। आप हमको कोविड की बात करते, उस कोविड में आप कहाँ थे? एक आदमी मुझे बता दे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, सुनिए पहले मेरी बात को, आप मेरी बात को। सिद्धार्थ प्रवीण जी की बात पूरी होने दीजिए। सिद्धार्थ जी प्रवीण जी की बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप अगर डेकोरम का पालन नहीं करेंगे, आप सिद्धार्थ जी आप बोल रहे थे, प्रवीण जी खामोश थे, उनकी बात पूरी होने दीजिएगा। आप डेकोरम का प्लीज मेंटेन डेकोरम। संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार है और मुझे जानते हैं, आप उनका कम से कम मर्यादा का पालन के हमारे साथ पैनल में हैं वो। चलिए मैंने अगर हमसे चूक होती है हमें बताइए। आप बहुत बड़े विपक्ष हैं। 180 रुपए का तेल हो रहा है, आपको मालूम है तेल क्यों महंगा हुआ है? पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, पामोलिन का तेल इस देश में कम आयात हुआ है। पामोलिन का तेल को लेके आप भारत पाकिस्तान के किसी कंट्री ने कुछ बोला था, उससे हमने पामोलिन का तेल। आपको मैं एक एक बात आप बोलेंगे ना, मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा। आप सड़क पर एक बार भी आए, कोविड के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव में वैक्सीनेशन से लेके हर चीज के लिए खड़ा। आपका एक भी नेता कभी आया? केवल कांग्रेस व्हाट्सएप और ट्विटर के अलावा कांग्रेस कहीं नहीं है।
पूरा आपका विपक्ष चुपचाप सन्नाटे में बैठा है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार अगर दिल्ली की या केंद्र की, मध्य प्रदेश की गलती करती है तो गलती किसकी है? विपक्ष का काम होता है समय समय पे। आप अगर सरकार में थे 1.5 साल में, आपने जो गलतियां की थी हमने ईंट से ईंट बजा दी थी। आपने सीए का मामला लिया, राजगढ़ की कलेक्टर ने थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा था, कमलनाथ जी को सरकार से जाना पड़ा था। वह IAS तो जहां गई थी गई है, सरकार को भी जाना पड़ा था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपनी पार्टी पे ध्यान दें, आप अपने नेता प्रतिपक्ष चलिए, इस बात को लेकर मैं फिर जवाब लूंगा सिद्धार्थ जी से कि ट्विटर तक ही क्यों सिमट कर रहती जा रही है कांग्रेस, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही मुद्दों को लेकर। लेकिन अगर मैंने स्वीकार किया ना कि अगर मेरी पार्टी ने कोई गलती की है तो कहाँ है केंद्र में विपक्ष? चलिए, इसका जवाब लूंगा मैं, इसका जवाब लूंगा। संदीप जी कहीं नहीं है, बोलने वाला नहीं है, इस पर और जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगता है चौकीदार चोर बोलने के लिए। एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता है, एक बार नहीं 10 बार माफी मांगते हैं राहुल गांधी। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड काल में केंद्र सरकार की जो छवि थी कुछ धूमिल होती दिखाई दी और इसको सुधारने को लेकर इस तरह का जातीय क्षेत्रीय बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी थी जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? बोलता नहीं हूँ मैं बातें, बोलता नहीं हूँ, मुझे बोलने के लिए नहीं, आप ऐसी बातें नहीं बोलिए। हमारा चेहरा कोई सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो अपनी छवि को लेकर बड़ी चिंतित रहती है। कोविड काल में बात सही है कि कई खामियां सामने आई, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो। वो खामियां सामने आई है, उसे संभालने की सरकार ने कोशिश की। सफलता एक अलग चीज है क्योंकि महामारी आई थी। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो ये सरकार कोई भी हो वो अपने चेहरे को बचाए रखने की कोशिश करती है और नए लोगों को मौका भी देती है। केंद्र की सरकार में भी लगभग वही हो रहा है कि जो खामियां सामने आई थी उन पर से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, नई टीम को जगह कैसे दी जाए, नई टीम का सदुपयोग कैसे किया जाए, जनता में भरोसा पैदा कैसे किया जाए, ये कोशिश होगी नए मंत्रिमंडल के जरिए। दूसरी तरफ एक पक्ष और आप देखेंगे कि बीजेपी उन लोगों को जगह देना चाहती जो संतुलन बना सके। उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, लिहाजा उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को, हार्डकोर हिंदुत्व वाले लोगों को जो बयान देते हैं, जनता के बीच चर्चा का विषय बनते हैं, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश के लिए, इस पर खास जोर होगा। और ये कहा जाता है कि सेंट्रल की सरकार उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही बनती है, इसलिए बीजेपी का सारा ध्यान उत्तर प्रदेश पर होगा केंद्र विस्तार में। चलिए, बिल्कुल, क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? जिस तरह से बात प्रवीण जी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह की कमियां अगर दिख रही है, सरकार के मुद्दों को लेकर बात की जाए तो क्यों नहीं कांग्रेस सड़कों पर उतर रही, क्यों सिर्फ ट्वीट करके जिम्मेदारी पूरी करते दिखाई दे रहा है? और सिद्धार्थ जी, ये बात भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर तक ही सिमट कर रह गई है। और आज उनका जो ताजा बयान सामने आया वो यही रहा कमलनाथ को लेकर कि जब कोविड काल था तब तो बाहर नहीं निकले, ट्वीट करते रहे, लेकिन अब जो है राजनीतिक पर्यटन शुरू हो गया है कमलनाथ जी का। क्या कहेंगे इस लेकर? उज्जैन के अंदर जो गरीब और जो बेचारे परेशान लोग थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। मैं आपको सैकड़ों नाम बताता हूँ। जीतू पटवारी जी ने स्वयं एक हॉस्पिटल में जाके, इंदौर में, हमारे प्रवीण पाठक जी ने ग्वालियर में, ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास जिनने काम किए। और भारतीय जनता पार्टी 7 केले देके और 10 लोग एक हाथ लगा के और वो दे रहे थे। फेसबुक और ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे भारतीय जनता पार्टी क्या क्या भ्रम फैला रही थी उस समय पे, क्या क्या नहीं बोल रही थी, ये आप हमें सिखाएंगे। और रही बात आप कमलनाथ जी की जो बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी को जनता ने नकार दिया, जनता ने नहीं नकारा कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी जो रोड मैप बना रहे थे मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, उसमें आपने लोकतंत्र की आपने हत्या की है। आपने उनको आप सत्ता के इतने लालची और लालसा में पागल हो गए थे कि आपने 35-35 करोड़ में विधायक खरीद के और आपने चुनी हुई सरकार को आपने गिरा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो आप इस बारे में बात मत कीजिए नापित जी। और रही केंद्र की बात, प्रवीण जी ने एक बात और कही चर्चा में, प्रवीण जी ने एक बात और कही कि अब नए भारत की शुरुआत हो रही है, नई भारत की कवायदे शुरू हो गई हैं, युवाओं को बागडोर देने की जो बात सामने आ रही है। जी, मैं नापित जी से पूछना चाहता हूँ, नया भारत किस प्रकार का बनाना चाहते हैं? किस प्रकार का? 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं की नौकरी चली गई, आप किस प्रकार का नया भारत बनाना चाहते हैं? रेलवे आपने प्राइवेट कर दिया, हॉस्पिटल आपने प्राइवेट कर दिए, आप जितनी रिफाइनरीज हैं वो आपने प्राइवेट कर दी। प्रवीण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। नौकरी क्या करेगा जाके? आज अडानी और अंबानी के हाथ में पूरा आपने पूरी की पूरी चाबी सौंप दी है। आज राफेल में पुनः राफेल में
आपके खिलाफ सारे के सारे मुझे सबूत बोलने आ गए दो साहब। और आप नया भारत कौन प्रवीण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी की बात पूरी होने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। केंद्र सरकार चलिए, प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजावत जी, प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रवीण जी, करना चाहती है। ये जो जिस दिन से आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बात जारी रखिए। जिस दिन से केंद्र की सरकार आई है, ये अडानी अंबानी की बातें करने लगे जी। ये कमलनाथ जी, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, जी। कमलनाथ जी इन्हीं अडानी अंबानी के घर गए थे। उन्होंने तो नहीं बुलाया था कमलनाथ जी को, निमंत्रण देने गए थे, टाटा को निमंत्रण देने गए थे। राजावत जी, प्रवीण जी, ये कौन होता है यार? आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो, आपको सुन रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग। जी जी, आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल दर्शक देख रहे हैं बराबर हमारी डिबेट। जी, आपको सुन रहे हैं लोग। सिद्धार्थ जी, प्रवीण जी की बात पूरी हो जाए, वक्त रहा तो मैं आपको फिर मौका दूंगा बोलने का। जी प्रवीण जी, कांग्रेस के आप से बोल रहे हैं, कांग्रेस का आप चेहरा हो, आपको सुन रहे हैं लोग। आप जिस नीरव मोदी की बात कर रहे हो, वो 2013 में मनमोहन जी की सरकार थी, तब वो गए हैं। आप जिनकी बात कर रहे हो, अब मैं पोल खोलूंगा आपको लास्ट में जी। आप जिस अडानी अंबानी की बात कर रहे थे, सर पे माथा और पीले चावल लेके गए थे कमलनाथ जी। और जब 2020 में एडवाइजरी जारी की थी केंद्र सरकार ने कोरोना की, तो वो महिला कौन है? वो एक्टर है, सलमान के साथ गले में हाथ डाल के कमलनाथ जी घूम रहे थे, वो डेट के लेके जिस चौराहे पे। चलिए प्रवीण जी, एक सवाल को जवाब लेना चाहूंगा। प्रवीण जी, एक सवाल को जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरह से राजी कह रहे हैं, कौन सा नया भारत गढ़ रहे हैं, सारी चीजें बेची जा रही है, क्या कहेंगे प्रवीण जी? प्रवीण नापित जी क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी की बात को लेकर? प्रवीण जी, सिद्धार्थ जी ने एक चीज और कही, एक सवाल और उठाया है कि किस तरह के नए भारत की बात हो रही है। जो एडवाइजरी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के कारण सलमान खान के साथ कमलनाथ जी, और महिला का नाम मुझे नहीं मालूम है कौन थी, उसके साथ आप इंदौर के अंदर कौन सा तमाशा करने वाले थे? चलिए दोनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा, प्रवीण जी और सिद्धार्थ जी। प्रतिक्रिया में संदीप जी से लेना चाहूंगा। संदीप जी क्या कहेंगे? महंगाई मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, कोरोना काल मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया राम मंदिर को लेकर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर के फैसले से पहले की अगर बात की जाए तो इसके निर्माण को लेकर हर एक सियासी दल इस पर सियासत करता दिखाई दिया, लेकिन अब निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और ऐसे में जिस तरह से चंदे की राशि को लेकर और अन्य बातों को लेकर एक बार फिर इस मुद्दों को गरमाने की जद्दोजहद शुरू होती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे संदीप जी कम शब्दों में? देखिए, कोशिश तो राजनीतिक दल करता है। चंदे का मामला आया, उसने तूल भी पकड़ा, तमाम तरह की बातें भी उठी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारे देश का जो जनमानस है वो भावनाओं में बहता है, उसे राम ज्यादा बड़े होंगे, घोटाला छोटा हो जाएगा। तो चुनाव में ये मान के चलिए कि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बनेगा और उसी को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को स्थान मिलेगा सेंट्रल में जो विस्तार होने वाला है मोदी सरकार का। तो आप ये मान के चलिए कि बड़े रोचक चुनाव बनाने के लिए और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में नई टीम और नए चेहरे को जगह मिलेगी मोदी सरकार में। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है। मोदी 2 सरकार को लेकर बात की जाए, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं और उन मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया जा सकता है और जिन पर ज्यादा भार है उनका भार भी कम किया जा सकता है। फिलहाल कैबिनेट में क्या कुछ होगा, 1 या 2 दिन में इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। तीनों ही मेहमान, सिद्धार्थ सिंह राजवत जी कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रवीण नापित जी बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप पुराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बात की जाए, मोदी 2 सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर कवायदें तेज हो गई हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया। 1 से 2 दिन में पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर किस चेहरे को तरजीह दी गई है और इस पूरे विस्तार को, इस पूरे बदलाव को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से बड़ी तस्वीर निकलकर सामने है वो ये है कि 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में जातीय, दलीय और जिस तरह से क्षेत्रीय समीकरणों को तालमेल देने की कोशिश यहाँ पर होती बनती दिखाई देने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि समीकरणों में संतुलन बैठाने को लेकर भी कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी और बात मुद्दे की में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।